हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम लोग 19 से लेकर 25 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। इसमें देखो क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू एक्सपांड यूपीआई ग्लोबली व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, यानी कि वैश्विक स्तर पर यूपीआई का विस्तार करने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि एनआईपीएल के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गूगल पे इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गूगल पे इंडिया जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें बेसिकली क्या पूछा गया था कि यूपीआई का जो है ग्लोबली एक्सपांड करने के लिए, यूपीआई को ग्लोबली एक्सपांड करने के लिए अभी हाल ही में एनआईपीएल यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने भी हाल ही में किस कंपनी के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा गूगल पे इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। गूगल पे इंडिया के साथ में इसने एक एमओयू साइन किया था। ठीक है, एनआईपीएल की अगर हम लोग बात करें यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, तो ये जो है एनपीसीआई की ही एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। और इस एमओयू के साइन हो जाने के बाद में यूपीआई की ग्लोबल रीच जो है वो बढ़ जाएगी, ग्लोबली यूपीआई की एक्सेप्टेंस वो बढ़ जाएगी। ठीक है, 30 अप्रैल 2023 तक के डाटा की अगर हम लोग बात करें, कब तक की, 30 अप्रैल 2023। ठीक है ना, 30 अप्रैल 2023 तक के डाटा की अगर हम लोग बात करें, जो डाटा रिलीज़ हुआ है उसके हिसाब से यूके, यूएई, यूएसए, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, हांगकांग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इन सभी देशों के इंटरनेशनल मोबाइल नंबर यूपीआई ट्रांजैक्शन फैसिलिटी को मतलब जो है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। ये इन कंट्रीज़ के नाम याद रखना आप लोग। ये जो डाटा है ये है 30 अप्रैल 2023 तक का। नॉन रेजिडेंट अकाउंट जिनके पास में इंटरनेशनल मोबाइल नंबर है वो भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो एनआईपीएल की यहाँ पर बात हो रही है। तो एनआईपीएल यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, इसके सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो रितेश शुक्ला। ठीक है, रितेश शुक्ला जो हैं वो इसके सीईओ हो जाएंगे। हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। In order to launch Platinum credit card, which bank has recently partnered with Easy Diner, India's leading food delivery, table reservation and restaurant payment platform? ठीक है, प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में भारत के अग्रणी खाद्य खोज, टेबल आरक्षण और रेस्टोरेंट भुगतान प्लेटफॉर्म इजी डाइनर के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इंडसइंड बैंक जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस पढ़ इसलिए ले रहे हैं जिससे कि कोई चीज़ें कहीं पर छूट ना जाएँ। ठीक है ना, तो इंडसइंड बैंक ने अभी हाल ही में इजी डाइनर के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। और जो इजी डाइनर है वो इंडिया का लीडिंग फूड डिस्कवरी एंड टेबल रिजर्वेशन और रेस्टोरेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, इसके साथ में मिलकर ये प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। बस इतना ही हमको इसमें जानना है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो इंडसइंड बैंक है। तो इसके बारे में कुछ और एक इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग यहाँ पर जानते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। ठीक है ना, वी मेक यू फील रिचर ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। सुमंत कटपालिया इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। Who has recently been appointed as the MD and CEO of the DCB बैंक? हाल ही में DCB बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है। प्रवीण अच्युतन कुट्टी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रवीण अच्युतन कुट्टी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इन्होंने सक्सीड किसको किया है? इन्होंने मुरली एम नटराजन को सक्सीड किया है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है इस तरीके से भी घुमा के, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखा करो। ठीक ना, मुरली एम नटराजन को सक्सीड करके प्रवीण अच्युतम कुट्टी जी को डीसीबी बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 3 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। 3 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। कब से इनका कार्यकाल प्रभावी हो जाएगा? तो 29 अप्रैल 2024, 29 अप्रैल 2024 से अगले 3 सालों के लिए इनका कार्यकाल प्रभावी रहेगा। और ये जो मुरली एम नटराजन जी हैं ये 28 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं।
28 अप्रैल 2024 को रिटायर होंगे, 29 अप्रैल से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। डीसीबी बैंक ज्वाइन करने से पहले ये जो प्रवीण जी हैं ये नॉर्थ अमेरिका में सिटी बैंक में एरिया डायरेक्टर फॉर एनआरआई बिजनेस हुआ करते थे। डीसीबी बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो डीसीबी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में होगा। The Competition Commission of India (CCI) has recently approved the proposed amalgamation of Shriram Mellai Holdings Private Limited with which company? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में श्रीराम एलआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के किस कंपनी के साथ में प्रस्तावित एकीकरण को मंजूरी दी है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। वन लाइनर करेंगे, इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में श्रीराम एलआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन दोनों के एमलगमेशन को, इन दोनों के समामेलन को, एकीकरण को मंजूरी दिया है। In order to establish a platform for co-lending and loan syndication for a wide range of renewable energy projects across India, which bank has recently signed an MOU with the Indian Renewable Energy Development Agency Limited, जिसको कि हम लोग IREDA के नाम से भी जानते हैं। पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सह ऋण और ऋण सिंडिकेशन के लिए एक मंच स्थापित करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसमें बैंक का नाम पूछा गया है और इसका जो सही उत्तर होने जा रहा है वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपांड करें तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने अभी हाल ही में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है, जिससे कि पूरे भारतवर्ष में जो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं उनको को लेंडिंग की जा सके, उनको लोन सिंडिकेशन उनका किया जा सके, एकीकृत किया जा सके, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म जो है इस्टेब्लिश करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, ये एमओयू साइन किया गया है और जो ये एमओयू साइन किया गया है वो IREDA का जो बिजनेस सेंटर है नई दिल्ली में, वहाँ पर ये मतलब ये एमओयू जो है वो साइन किया गया है। और IRDA की बात अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये बेसिकली है क्या, तो ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। ठीक है ना, ये एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत काम करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सीएमडी की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रदीप कुमार दास PKD, ये इसके क्या हो जाएंगे, सीएमडी हो जाएंगे। और ये बात किसकी हो रही है, IREDA की। ठीक है ना, और क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा इसके डीप में हम लोग जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बेसिकली गोल है कि सन 2030 तक 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गोल है कि 2030 तक 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बिल्डअप करना है। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बिल्डअप करना चाहती है और उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये एमओयू जो है साइन किया गया है। और इस एमओयू के तहत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फिनेंशियल सपोर्ट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि ये गोल जो है वो अचीव किया जा सके। इसी गोल को ध्यान में रखते हुए, कौन सा गोल, वही बताया ना कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बिल्डअप करना, ये मेन गोल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसी गोल को ध्यान में रखते हुए IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने जो है वो इंडियन ओवरसीज बैंक से पहले कुछ और बैंकों के साथ में एमओयू साइन किया हुआ था। कुछ और बैंकों के साथ में, कुछ और अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ में एमओयू साइन कर चुका है। कौन कौन सी वे बैंकें हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि अभी तो इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ में किया, लेकिन इससे पहले भी किसी के साथ में कई और बैंकों के साथ में एमओयू साइन कर चुका है। तो क्यों, कौन कौन सी वो बैंकें हैं वो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये तो बैंकें हो गई। और इसके साथ साथ में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ में भी IREDA ने एमओयू साइन किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये इसका सही उत्तर
हो जाएगा। ऑप्शन में ये जो बैंकें वगैरह दी गई हैं, हेडक्वार्टर टैगलाइन आपको पता होगा, इसी में उम्मीद कर रहा हूँ। विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए स्पेशल रिटेल शॉर्ट टर्म deposit scheme with higher interest rate for the domestic term deposits to resident, non-resident, ordinary NRO and resident senior citizen for 360 days। किस बैंक ने हाल ही में निवासियों, अनिवासी साधारण और निवासी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 360 दिनों के लिए घरेलू सावधि जमा के लिए उच्च ब्याज दरों के साथ एक विशेष खुदरा अल्पकालिक जमा योजना शुरू की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है और इसका जो है कौन सी बैंक है वो इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ द राइट आंसर। BOB 360 टर्म डिपॉजिट स्कीम नाम से, फिर से सुन लो आप लोग, BOB 360 टर्म डिपॉजिट स्कीम, ठीक है ना, टर्म डिपॉजिट स्कीम, ये नाम आप लोग याद रखना। BOB 360 टर्म डिपॉजिट स्कीम, ये नाम आप लोग याद रखना। इस नाम से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। 360 से पता चल रहा है कि ये स्कीम जो है वो 360 डेज़ के लिए है, क्वेश्चन में भी ये बताया गया है, ठीक है ना। और इस पर 7.6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा नॉर्मली, लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स होंगे उनको 0.50% का और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी किसी में ऐड कर दिया जाएगा, 8.10% उसका हो जाएगा, ठीक है। 2 करोड़ रुपए से कम के डिपॉजिट पर ये इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा। 15 जनवरी 2024 से ये स्कीम प्रभावी हो चुकी है। 15 ऑफ जैन 2024 से ये स्कीम जो है वो प्रभावी हो चुकी है। और इस स्कीम के तहत में जो मिनिमम डिपॉजिट होगा वो भी पूछा जा सकता है। तो इस स्कीम के तहत में मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपये का होगा और 1000 रुपये के बाद में 1 रुपये के मल्टीपल में, 1000 रुपये के बाद में 1 रुपये के मल्टीपल में मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक डिपॉजिट किया जा सकता है, ठीक ना। तो मिनिमम लिमिट 1000 रुपये की, मैक्सिमम लिमिट 2 करोड़ रुपए की, 1 रुपये के मल्टीपल में, इससे आगे मतलब 1000 के बाद 1 रुपये, यानी कि 1001, 1002, इस तरीके से जो है 2 करोड़ रुपए तक डिपॉजिट किया जा सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट आप लोगों को बता दी गई है। एक चीज़ यहाँ पर हमें और ध्यान रहना चाहिए कि कैलेबल डिपॉजिट के लिए ही ये स्कीम है, कैलेबल डिपॉजिट के लिए ही ये स्कीम है, नॉन कैलेबल डिपॉजिट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको ध्यान से सुनना। कैलेबल और नॉन कैलेबल का बेसिक आइडिया हम लोगों ने इसी बैच में थोड़ा टाइम पहले पढ़ा हुआ था, एक RBI का सर्कुलर वगैरह हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ था, एक मोटा मोटा आइडिया लिया हुआ था कैलेबल नॉन कैलेबल का, ठीक है। तो उसमें नहीं उलझेंगे, ये वहाँ से आप लोग देखिएगा, क्योंकि नेसेसरी फिर क्वेश्चन यहाँ पे लंबा बनेगा। तो वो चीज़ें मतलब यहाँ पर उसको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। 360 डेज़ के लिए ये डिपॉजिट होगा और ये ऑटो रिन्यूअल फैसिलिटी भी अवेलेबल कराएगा, ठीक है। RBI का एक दिशा निर्देश है और RBI के उसी दिशा निर्देश के अनुसार ये जो BOB 360 टर्म डिपॉजिट स्कीम है, ये नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, NRE, ठीक है ना। ये जो स्कीम है RBI के दिशा निर्देश के अनुसार नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल उनके लिए नहीं है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है। तो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी यहाँ पे बताए गए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनेंगे, तो इन सारी चीज़ों को भी आप लोग ध्यान में रखना। बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पर बात हुई है तो इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, इसकी टैगलाइन, वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर, देवदत्त चंद ये जो है इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। बाकी बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये चीज़ें आपको पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। विच बैंक हैज़ रिसेंटली कोलेबरेटेड विद स्टार्टअप TN, ए नोडल एजेंसी ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप इन तमिलनाडु। हाल ही में किस बैंक ने तमिलनाडु में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार की एक नोडल एजेंसी स्टार्टअप TN के साथ में कोलेबोरेशन किया हुआ है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। DBS बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। DBS बैंक इंडिया ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। DBS बैंक इंडिया ने अभी हाल ही में स्टार्टअप TN के साथ में जो है कोलेबोरेशन किया हुआ है और ये जो स्टार्टअप TN है ये तमिलनाडु सरकार की एक नोडल एजेंसी है जो कि तमिलनाडु में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा DBS बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और
ये पार्टनरशिप जो है वो तमिलनाडु के टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के 1000 से भी अधिक अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को टारगेट करेगी, ठीक है ना, 1000 प्लस। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप हुई है ये पार्टनरशिप जो है वो तमिलनाडु के टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में 1000 से भी अधिक अर्ली स्टेज स्टार्टअप को टारगेट करेगी, जो कि तमिलनाडु के 8 रीजनल हब में स्थित होंगे। डीबीएस बैंक बहुत सारी सर्विसेज इन सब के लिए प्रोवाइड करेगी, जैसे कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, ठीक है, स्टार्टअप्स को पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वगैरह से कनेक्ट करना, इस तरीके की कई सारी फैसिलिटीज़ डीबीएस बैंक के द्वारा इस पार्टनरशिप के तहत में प्रोवाइड की जाएगी। स्टार्टअप टीएन की एक बार हम लोग फिर से बात करते हैं। ये जो यहाँ पर स्टार्टअप टीएन लिखा गया है ना, इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं। तो स्टार्टअप टीएन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रमोट करती है, और अभी तक ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की जो इससे रजिस्टर्ड 7400 प्लस स्टार्टअप्स हैं ना। फिर से एक बार मैं इस लाइन को फ्रेम करता हूँ सही तरीके से। जो ये स्टार्टअप टीएन है ये अभी तक डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से रजिस्टर्ड 7400 स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है, और इसका जो टारगेट है 2026 तक, इसका जो टारगेट है 2026 तक 10,000 नए स्टार्टअप्स को असिस्ट करना है। ठीक है, तो ये इसका मतलब थोड़ा सा इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन थी। डीबीएस बैंक के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो नवंबर 2020 पे हम लोग चलते हैं। नवंबर 2020 से संबंधित कुछ न्यूज़ है। नवंबर 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक इंडिया में सम्मिलित कर दिया गया था, यानी कि इन दोनों का अमेलगमेशन कर दिया गया था। डीबीएस बैंक इंडिया जो है वो डीबीएस सिंगापुर की सब्सिडरी है। डीबीएस बैंक इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जो है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सुरोजीत सोम ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, सुरोजीत सोम जो हैं वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। लिव मोर बैंकलेस, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, लिव मोर बैंकलेस। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? डीबीएस बैंक इंडिया की हो जाएगी। ठीक है, डीबीएस बैंक इंडिया के बारे में मैंने बताया, एचएसबीसी इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के बारे में। ये सारी चीज़ें आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज MHI हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी टू एग्जामिन द डिमांड फॉर इंक्लूडिंग मोर components in the production linked incentive scheme for automobile and auto component industry. Who is the head of this committee? भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना में अधिक घटकों को शामिल करने की मांग की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन है, चीफ कौन है, ये इसमें पूछा गया है। हनीफ कुरैशी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, हनीफ कुरैशी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और ये जो हनीफ कुरैशी जी हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ में, और इस कमेटी में टोटल 11 मेंबर रहेंगे। इस कमेटी में टोटल 11 मेंबर रहेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर पवन गोयनका, ऑप्शन में देखो इनका भी नाम दिया गया है, पवन गोयनका जी, ये जो हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इन्हीं को इस कमेटी का एडवाइज़र भी बनाया गया है। इन्हीं को इस कमेटी का एडवाइज़र भी बनाया गया है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। 11 लोगों की जो एक कमेटी है, इस कमेटी में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से संबंधित, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से संबंधित जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो बस इतना ही जानेंगे, इससे ज़्यादा और इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। Which small finance bank has recently partnered with Uncia Technologies Private Limited for its state-of-art supply chain finance platform Uncia Chain? किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में अपने अत्याधुनिक सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म अंसिया चेन के लिए अंसिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। वन लाइनर करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इंद्रजीत कैमोट्रा ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ,
इंद्रजीत कैमोट्रा, ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी हाल ही में यूनिसिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। किस लिए? यूनिसिया चेन प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए, जो कि एक सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हाउ मच अमाउंट हैज रिसेंटली बीन इन्वेस्टेड बाय द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक AIIB इन सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट फॉर AIB's प्रोजेक्ट इंडिया प्रोजेक्ट मेरिडियन। ठीक है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा AIIB के प्रोजेक्ट इंडिया प्रोजेक्ट मेरिडियन के लिए सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी राशि निवेश की गई है, ये इसमें पूछा गया है। 486 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और यूएसडी में अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो 58.4 मिलियन यूएसडी जो है ये इसका क्या हो जाएगा, डॉलर में ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। वैसे तो आपको हमको बस इतना याद करना है, 486 करोड़ रुपीज़ जो है वो इसका मतलब उत्तर होगा। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वन लाइनर करेंगे। बस प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है, प्रोजेक्ट इंडिया प्रोजेक्ट मेरिडियन। अमाउंट याद रखना है 486 करोड़ रुपए। ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इससे ज़्यादा और कुछ इसमें नहीं जानेंगे। इन ऑर्डर टू कैटर टू द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज व्हिच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्मार्टफिन एंड एंड टू एंड डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में एक एंड टू एंड डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म स्मार्टफिन लॉन्च किया हुआ है? ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। यस बैंक, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। यस बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्मार्टफिन का नाम आप लोग याद रखना। स्मार्टफिन है क्या? ये बेसिकली एंड टू एंड डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म है जो कि यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये काम क्या करेगा? MSMEs की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको पूरा करेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यस बैंक इसका उत्तर है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। प्रशांत कुमार ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। द सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बच हैज़ लॉन्च्ड 2 यूनिक मल्टीलिंगुअल इनिशिएटिव्स, नेमली मल्टीलिंगुअल CAS एंड बड़ी सहायता 24/7 चैटबॉट फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन। सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बच ने किस संगठन के लिए बहुभाषी CAS और बड़ी सहायता 24/7 चैटबॉट नामक 2 अद्वितीय बहुभाषी पहल शुरू की है? ये इसका हिंदी में मतलब है ये इस क्वेश्चन का। और इसका जो आंसर हो जाएगा CDSL, ऑप्शन नंबर डी। सेंट्रल डिपॉजिटरी इंडिया सर्विसेज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। सेंट्रल डिपॉजिटरी इंडिया सर्विसेज लिमिटेड के लिए अभी हाल ही में सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बच ने 2 यूनिक मल्टीलिंगुअल इनिशिएटिव लॉन्च किया और उनका नाम क्या है? मल्टीलिंगुअल CAS और बड़ी सहायता 24/7 चैटबॉट। ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है, दोनों मल्टीलिंगुअल इनिशिएटिव्स के नाम आप लोग याद रखना। और ये दोनों CDSL, ये दोनों जो हैं CDSL के लिए लॉन्च किया गया है इनको। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो इन्वेस्टर्स के बीच में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है। और ये जो इनिशिएटिव है CDSL के 25th एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया है। ये चीज़ भी आप लोग ठीक ना। CDSL, ये CDSL है, इसके 25th एनिवर्सरी पर जो है इसे लॉन्च किया गया। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है CAS, थोड़ा सा CAS के बारे में बता दे रहा हूँ। कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, CAS का मतलब हो जाएगा कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, मल्टीलिंगुअल CAS की मदद से इन्वेस्टर्स जो हैं CDSL में उनकी सिक्योरिटीज़ के जो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट हैं उसको 23 इंडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है ना, 23 इंडियन लैंग्वेजेस में 23 भारतीय भाषाओं में उसे जनरेट कर सकेंगे। ये चीज़ फिर से सुनो आप लोग। मल्टीलिंगुअल CAS की मदद से जो इन्वेस्टर्स होंगे वो CDSL में उनकी जो सिक्योरिटीज़ होंगी उसके कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट को 23 भारतीय भाषाओं में जनरेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और इस इनिशिएटिव का नाम आपका CAS आपकी जुबानी ये है। ठीक है ना, इस नाम मतलब इसका जो नाम है ये रखा गया है। क्या रखा गया है? मैं लिख रहा हूँ, आपका CAS आपकी जुबानी। ठीक है, इस इनिशिएटिव का नाम आपका CAS आपकी जुबानी रखा गया है।
CDSL बड़ी सहायता 24/7 चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है ना, बड़ी सहायता 24/7 चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है। तो जो ये CDSL बड़ी सहायता 24/7 चैटबॉट लॉन्च किया गया है, ये जो है बेसिकली 4 भाषाओं में, ठीक है ना, ये बेसिकली 4 भाषाओं में इन्वेस्टर्स की मदद करेगा। ये जो चैटबॉट है 4 भाषाओं में, ये चीज़ भी याद रखना, ध्यान रखना, आप लोग क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होंगे, ये 4 भाषाओं में इन्वेस्टर्स की मदद करेगा। CDSL के 25th एनिवर्सरी के अवसर पर CDSL के न्यू कैंपेन का समापन भी किया गया। CDSL का एक कैंपेन था न्यू, उसका समापन भी किया गया इसी 25th एनिवर्सरी के अवसर पर। अब न्यू कैंपेन क्या था, यहाँ पे नहीं उलझेंगे। बड़ी सहायता 4 लैंग्वेजेस में सपोर्ट करेगा, 23 भारतीय भाषाओं में मल्टीलिंगुअल CES जो है वो काम करेगी। ये चीज़ें थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स था, ये ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। हाउ मेनी एडिशनल सर्विसेज हैज रिसेंटली बीन नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर्ड एट इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC एट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इन गांधीनगर गुजरात। वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में गांधीनगर गुजरात में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं में कितनी अतिरिक्त सेवाओं को अधिसूचित किया गया, मतलब कितनी और वित्तीय सेवाएं जो हैं वो मतलब बढ़ा दी गई हैं, ये इसमें पूछा गया है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 4, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया के पहले IFSC सेंटर गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और उनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में एक्सपांड किया गया, और एक्सपांड करने के बाद में 4 और एडिशनल सर्विसेज को बढ़ा दिया गया है। ये 4 सर्विसेज कौन सी हैं, इनके नाम याद रख लेना, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। पहली सर्विसेज है टैक्सेशन, दूसरी सब्जेक्ट है सर्विस है अकाउंटिंग, ठीक है ना, दूसरी सर्विस है अकाउंटिंग। तीसरी की अगर हम लोग बात करेंगे सर्विस कौन सी है तो बुक कीपिंग, तीसरी सर्विस जो है वो बुक कीपिंग। चौथी सर्विस की अगर हम लोग बात करते हैं तो चौथी सर्विस है फिनेंशियल क्राइम कंप्लायंस, ठीक है ना। तो ये हो गई 3-4 की 4 सर्विसेज। इन चारों सर्विसों के नाम जरूर याद रख लेना, क्वेश्चन अगर डीप में बनाएंगे तो ये पूछा जाएगा, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। 4 सर्विसेज कौन कौन सी हैं ये आप लोग याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। Which country has recently become the world 4th largest stock market by the market capitalization after surpassing the Hong Kong? कौन सा देश हाल ही में हांगकांग को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? ये इसका हिंदी में मतलब है सी इंडिया इज़ द राइट आंसर। सी इंडिया इज़ द राइट आंसर, ठीक है। SBI CBO का पेपर भी हुआ था, तो उसका एनालिसिस अगर किया जाए, उसके क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पर कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट से भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने कंटेंट को थोड़ा सा अपडेट करेंगे, थोड़ा सा कैपिटल मार्केट की तरफ, थोड़ा सा शेयर मार्केट से संबंधित जो न्यूज़ है इस तरफ हम लोग थोड़ा सा अपने कंटेंट को इंक्लाइंड करेंगे। इससे संबंधित जो भी न्यूज़ आएगी उसको भी हम लोग थोड़ा सा कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो इसका जो आंसर होगा इंडिया हो जाएगा। इंडिया जो है वो दुनिया की चौथी लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इसने हांगकांग को पीछे किया हुआ है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसको पीछे किया, तो हांगकांग को नाम आप लोग याद रखना। और इंडियन एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर्स की कंबाइंड वैल्यू जो है वो 4.33 ट्रिलियन USD है, ठीक है, जबकि जो हांगकांग की है वो 4.29 ट्रिलियन USD है। तो इसको देखो पीछे छोड़ते हुए इंडिया चौथे नंबर पे आ गया है। और दुनिया के टॉप 3 स्टॉक मार्केट्स की अगर हम लोग बात करें तो पहले नंबर पर जो है वो USA है, दूसरे नंबर पर जो है वो चाइना है, और तीसरे नंबर पर जो है वो जापान है। तीसरे नंबर पर जो है वो जापान है, और चौथे नंबर पर इंडिया आ ही गया है, ठीक है ना। तो चौथे नंबर पर इंडिया आ ही गया है, ठीक है। इंडिया ने पीछे किसको किया है, हांगकांग को पीछे किया हुआ है, हांगकांग को पीछे किया हुआ है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। Which insurance company has recently launched 2 new products named सरल स्वाधन सुप्रीम एंड स्मार्ट स्वाधन सुप्रीम, ठीक है। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल स्वाधन सुप्रीम और स्मार्ट स्वाधन सुप्रीम नाम से 2 नए उत्पाद लॉन्च किए हैं? ये बस इसमें पूछा गया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
इतना जानो, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने भी हाल ही में सरल स्वधन सुप्रीम और स्मार्ट स्वधन सुप्रीम नाम से 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं। अब इन प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह में नहीं जाएंगे, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और इसके सबके सेपरेट वीडियो भी मैं बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी ना, टाइम थोड़ा सा भी लैग कर रहा है। नहीं तो इस तरीके की जो स्कीम्स वगैरह आती हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की, क्या क्या प्लान्स हैं उसके बारे में डिटेलिंग, किसी भी बैंक का अगर कोई सेविंग अकाउंट या कुछ अलग का FD अकाउंट वगैरह किसी फिक्स टाइम के लिए लॉन्च किया जा रहा है तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन लोग उसके लिए एलिजिबल होते हैं, कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इससे संबंधित भी एक और चैनल में बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। वहाँ पर इस तरीके की भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं फ़िलहाल देता रहूँगा। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा SBI लाइफ इंश्योरेंस। Japan-based SoftBank Group Corp has sold another 1.95% of paid-up share capital in which company for rupees 950 crores। जापान स्थित सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प ने किस कंपनी में भुगतान की गई शेयर पूंजी का 1.95% 950 करोड़ रुपए में बेच दिया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन नंबर डी, पेटीएम इज द राइट आंसर। पेटीएम इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 950 करोड़ रुपए में सॉफ्ट बैंक ग्रुप ने पेटीएम में अपनी 1.95% की हिस्सेदारी को बेच दिया है और ये हिस्सेदारी बेचने के बाद में पेटीएम में सॉफ्ट बैंक की जो हिस्सेदारी है वो 7.01% से घटकर 5.06% हो गई है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर डी, पेटीएम इज द राइट आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो का। विच बैंक हैज रिसेंटली सोल्ड 2.01% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड फॉर ऑल कैश कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 252.34 करोड़। हाल ही में किस बैंक ने चेन्नई तमिलनाडु स्थित कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड में 252.34 करोड़ रुपए के नगद मूल्य पर भुगतान शेयर पूंजी का 2.01% बेचा है? ये इसका हिंदी में मतलब है HDFC बैंक जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। HDFC बैंक ने अभी हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड में अपनी पेड अप शेयर कैपिटल का 2.01% 252.34 करोड़ रुपए में कैश में ये मतलब बेच दिया है। ये इतना यहाँ पे हमको जानना है। वन लाइनर ही करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। 25 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगला वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। तो फिर अगली क्लास में ही हमारी आपकी मुलाकात होती है।